हेलो एवरीवन एंड जय श्री श्याम। वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद तनु। तो प्रीवियस सेशन में प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, उसके प्रिंसिपल्स क्या थे, डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या थी, हमने उसकी बात की थी। अब जो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं जाकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन होगा दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, जो कि कहीं ना जो फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं जाकर जो ग्रोथ जो बेबी की ग्रोथ होती है उसको अफेक्ट करते हैं, उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो आज हम उसकी बात करेंगे यहाँ पे। उससे पहले आप मेरे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको जितने भी मेरे को नॉलेज है रिगार्डिंग टू बीएससी नर्सिंग मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करते हैं कौन कौन सा फैक्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो दे आर द 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट जो होता है दैट इज जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, तो जो जेनेटिकल या हेरिडिटिकल फैक्टर्स होते हैं या हेरिडिटी, वो कैसे अफेक्ट करते हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, या किसी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करेंगे, तो उसके हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्टली हम जेनेटिकल फैक्टर में बात करें तो मेनली इसमें क्या होता है कि जैसे डाउन सिंड्रोम। ठीक है, फर्स्ट जो होता है दैट इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर क्या होता है 21 क्रोमोसोम जो होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि 21 नंबर वाले क्रोमोसोम पे क्या होता है एक क्या होता है क्रोमोसोम ज़्यादा देखने को। डाउन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम पढ़ा होगा कि टर्नर सिंड्रोम में तो क्या होता है कि जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, नंबर होता है वो कम होता है, जबकि इसमें क्या होता है डाउन सिंड्रोम में एक ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये डाउन सिंड्रोम में जैसे कोई एबनॉर्मलिटीज यहाँ पे डाउन सिंड्रोम हमें देखने को मिले कि उसमें क्या हो रहा है क्रोमोसोम की संख्या इंक्रीजमेंट देखने को मिले, तो उसकी वजह से भी क्या होती है ये बेसिकली जो क्या करती है ग्रोथ को अफेक्ट करती है। इसके अलावा जैसे एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम जिसमें क्या होता है 18th नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है इसमें भी क्या होता है मेनली जो होता है इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है कि क्या होता है ट्राइसोमी। ठीक है, ट्राइसोमी वाले होते हैं ये मेनली। इसके अंदर क्या होता है कि एडवर्ड हो गया, इसके अलावा पटाओ सिंड्रोम हो गया जिसमें 13 जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वहाँ पे हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है 13 नंबर वाले क्रोमोसोम में। पटाओ सिंड्रोम ये सब क्या होते हैं ट्राइसोमी क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं कि इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, ये मेनली जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ये मेल में देखने को मिलता है, जो मेल बेबी होता है उसमें देखने को मिलता है, मेल बेबी में अफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देखने को मिलता है नॉर्मली XX, तो ये क्या होगा XXY हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। लास्ट जो इसके अंदर आता है दैट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि 1 जो क्रोमोसोम होगा इसमें काउंट कम देखने को मिलेगा, मतलब एब्सेंट होगा 1 क्रोमोसोम। ये बेसिकली फीमेल में हमें देखने को मिलता है, फीमेल जो बेबी होती है उसके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा X क्रोमोसोम जो होगा वो
एब्सेंट होगा। ठीक है, इन सब में तो क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या इंक्रीज हो रही थी, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। जो क्लाइव प्लेटर जो सिंड्रोम होता है इसमें मेल जो बेबी में देखने को मिल रहा है कि इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम इंक्रीज देखने को मिलता है इसके अंदर, और जबकि टर्नर सिंड्रोम में फीमेल बेबी को अफेक्ट करता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम की संख्या में कम देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें जो जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें या हेरिडिटरी फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, इसके अंदर रेसेस भी होती है, ये भी क्या करती है, अफेक्ट करती है। कहीं ना कहीं जेंडर्स जो होते हैं, फीमेल जेंडर, मेल जेंडर, ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा रेसेस के अंदर क्या होती है कि जैसे रेसेस हम बोल सकते हैं जाति को, तो ये कहीं ना कहीं जो डिफरेंट रेसेस होती है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। फिर इसके बाद में आते हैं जेंडर, मेल एंड फीमेल, ये जो जेंडर्स होते हैं ये भी कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं मैच्योरेशन, भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, मैच्योरेशन या फिर बायोरिदम बोल सकते हैं। ये क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे जो बेबी की मदर है या गर्ल की जो मदर है, जब उनके मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, कब स्टॉप हुआ था, वैसे की वैसा ही सीक्वेंस उसके गर्ल में भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या करता है, अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इसके अलावा जेनेटिकल डिसऑर्डर हमने बात कर ली, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर में हम मेनली बेसिकली दो फैक्टर्स की यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। पोस्टनेटल एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करेंगे पेरीनेटल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की कि पेरीनेटल में कैसे क्या होता है। पेरीनेटल जो पीरियड होता है वो कौन सा पीरियड होता है, जब क्या होता है, कंसेप्शन प्रोडक्ट होता है मदर के वॉर्म में। पेरीनेटल यानी मदर जब क्या है, प्रेग्नेंट है, यानी बेबी का बर्थ नहीं हुआ है, उससे पहले की जो स्टेज आती है दैट इज पेरीनेटल पीरियड बोल सकते हैं हम इसे। कि ये क्या होता है, जब फीटस क्या होता है, वॉर्म के अंदर ही क्या कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। तो उस टाइम पे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बेबी की ग्रोथ को। ठीक है, तो बेसिकली इसमें फर्स्ट बात करेंगे हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी किसके अंदर, मदर के अंदर। कि क्या होगा कि अगर मदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेगी तो कहीं ना कहीं वो बेबी की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करता है कि जो इसे प्रॉपर नरिशमेंट नहीं ले पा रही है, न्यूट्रिशन नहीं ले पा रही है मदर, तो उसकी वजह से एनीमिया हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, IUGR, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। माइक्रोसोमिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। माइक्रोसोमिया जो होता है ये स्मॉल गेस्टेशनल एज हमें उसकी देखने को मिलती है। इसके अलावा इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सब क्या करते हैं, न्यूट्रिशन की वजह से हमें देखने को मिलते हैं किसी भी बेबी में या किसी भी फीटस, इन्फेंट बोल सकते हैं कि जब मदर जब बेबी ग्रो कर रहा है, फीटस ग्रो कर रहा है मदर के वॉर्म में, जब वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेती है तब मे बी हमें ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं या ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है ऑब्स्टेट्रिक डिसऑर्डर। ऑब्स्टेट्रिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि इसमें जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो गया, PSC, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड PICH,
प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी हमें यहाँ पे मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से भी कहीं ना कहीं बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है वो अफेक्ट होती है कि डबल प्रेगनेंसी मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के बाद क्या करता है बेबी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो अफेक्ट होता है। इसके अलावा माल पोजीशन हो गई फीटस की, वो कहीं ना कहीं जाके ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन द मदर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये हम यहाँ पे ओनली फॉर मदर की बात कर रहे हैं कि पेरीनेटल पीरियड यानी जब बेबी की डिलीवरी नहीं हुई है, बेबी आउटर एनवायरमेंट में नहीं आया है, जब वो कंसेप्शन से लेकर जो 9 मंथ तक का पीरियड जो होता है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वहाँ पे मदर के न्यूट्रिशन की ऑब्स्टेट्रिक्स की बात कर रहे हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि इसके अंदर हमें डायबिटीज़ हो गया जो कि अफेक्ट करता है बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। लाइटस बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस बोल सकते हैं कि डायबिटीज़ जो होती है मेनली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है जो कि कहीं ना कहीं बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। जो नेक्स्ट आता है इसमें आता है मैटरनल इन्फेक्शन। कि क्या हुआ है जब मदर प्रेग्नेंट है उस टाइम क्या हुआ है, उनको इन्फेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है कि प्रेगनेंसी की जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स होता है यानी 3 मंथ जो होते हैं, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी के, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, जिसमें 3 मंथ को हम इंक्लूड करते हैं। तो उस टाइम क्या होती है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन जैसे रूबेला हो गई, ये क्या करती है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, ये मेनली क्या करती है बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। रूबेला वायरस जो हो गया ये ना कहीं जो इन्फेक्शंस होते हैं मदर की जो बेबी होता है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, मदर ने कुछ ऐसी ड्रग्स ले ली जिसकी वजह से भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स कि क्या हुआ है जैसे मदर्स ने ऐसी टैबलेट ले ली जिसकी वजह से, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है अफेक्ट होता है। जैसे थैलेडोमाइड हो गया, थैलेडोमाइड हो गई, कहीं ना कहीं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स होता है ये क्या करता है अफेक्ट करता है जो एम्ब्रियो होता है उसको, और ये किसको लीड करता है बर्थ डिफेक्ट को इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो भी कहीं ना कहीं बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर जिसमें बेसिकली जो थायरोक्सिन होता है, जो थायरोक्सिन होता है ये क्या करता है, थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है स्केलेटल माल रिटार्डेशन एंड स्केलेटल माल फॉर्मेशन या मैचुरेशन हमें देखने को मिलता है फीटस के अंदर। ठीक है, ये तो थे पेरीनेटल और एनवायरमेंटल डिसऑर्डर जिसके अंदर हमने न्यूट्रिशन की बात की, कुछ हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, ऑब्स्टेट्रिक होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, ड्रग्स की वजह से भी बेबी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं पोस्टनेटल की, बेबी क्या हो चुका है डिलीवर हो चुका है, अब उसके बाद में कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि उसको अफेक्ट करेंगे। पोस्टनेटल कि जो पोस्टनेटल पीरियड है कि बेबी का क्या हो चुका है बर्थ हो चुका है, वो आउटर एनवायरनमेंट में आ चुका है, तो तब कौन कौन से हमें यहाँ डेफिशिएंसी है, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि कहीं ना कहीं बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट इसमें भी क्या आएगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन तो पहले भी ज़रूरी है और बाद में भी ज़रूरी है क्योंकि बेबी अब क्या हो चुका है आउटर एनवायरनमेंट में आ चुका है, तो कहीं ना कहीं मदर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, प्रॉपर मिल्क जो भी ब्रेस्ट फीडिंग है उसे प्रोवाइड करे।
ठीक है। अब ये क्या होगा कि जैसे बेबी आउटर एनवायरनमेंट में आएगा तो कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट अडॉप्ट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, तो तब भी क्या देखने को मिलता है हमें, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। इसके अलावा कहीं ना कहीं किडनी प्रॉब्लम्स हो गई बेबी को, किडनी प्रॉब्लम जो हो गई वो क्या करती है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन जो होगा किडनी प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तब भी वो कहीं ना कहीं बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी। इसके अलावा रिकेट्स हो गया, एनीमिया हो गया, ये सब क्या करती है, इसको अफेक्ट करती है। सेकंड आता है इन्फेक्शन या फिर इन्फेस्टेशन। ठीक है, इन्फेक्शन हो गया कि बेबी जब आउटर एनवायरनमेंट में आया, जैसे कि इसको डायरिया हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, RTI हो गया, डायरिया हो गया। इसके अलावा ये क्या करता है, उसकी जो वेलोसिटी होती है ग्रोथ की वो क्या हो जाएगी, इनकी वजह से डिक्रीज हो जाएगी कि प्रॉपर उसका डाइजेशन वर्क नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से डायरिया। इसके अलावा उसको कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसको हो गया तो वो चीज़ क्या करेगी, अफेक्ट करेगी बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट आते हैं केमिकल एजेंट्स कि कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो कि कहीं ना कहीं बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। केमिकल्स में जैसे कि एंड्रोजेनिक जो हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो बेबी के स्केलेटल ग्रोथ होती है उसको अफेक्ट करते हैं, एंड्रोजेनिक हॉर्मोन्स। ये क्या होता है, एंड्रोजेनिक हार्मोन कहीं ना कहीं बेबी के जो स्केलेटल ग्रोथ होती है उसको, डेवलपमेंट जो होता है उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ क्या होता है कि अदर फैक्टर्स भी होते हैं पोस्टनेटल के अंदर, वो सब क्या करेंगे, बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। ये तो थी हमने यहाँ पे इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर, हेरिडिटी, जेनेटिकल फैक्टर्स में बात कर ली। कुछ इसके अदर फैक्टर्स भी होते हैं, उनकी भी हम नॉर्मली बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स तो जो थे हमने पढ़ लिए हैं। अदर फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन हो गई पेरेंट्स की, कि क्या नहीं है, प्रॉपर इनकम नहीं है उनकी, तो वो कैसे बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पाएंगे, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमिक जो कंडीशन होगी वो भी अफेक्ट करेगी। इसके अलावा कुछ कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। कल्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग फूड होता है, कस्टम्स होते हैं, वो सब इसको अफेक्ट करेंगे। इमोशनल फैक्टर्स हो गए कि बेबी को क्या नहीं मिल पा रहा है, या मदर जो होती है उसको प्रॉपर क्या नहीं मिल पा रहा है, प्रोटेक्शन या सेफ्टी हम बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं वो इमोशनली, अगर मदर डिप्रेशन में रहेगी, स्ट्रेस में रहेगी, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट उसके बच्चे पर भी पड़ेगा। तो ये सब होता है, जैसे कि इसमें पोजीशन ऑफ चाइल्ड हो गई, नंबर ऑफ सिबलिंग होगा, IQ लेवल हो गया बच्चे का। तो ये सब इमोशनल फैक्टर्स होते हैं जो कि बेबी के मेंटल स्टेटस को भी अफेक्ट करेंगे और उसके फिजिकल स्टेटस को भी अफेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे जेनेटिकल फैक्टर्स की बात कर ली, जिसमें हमने डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, इसके अलावा हमने यहाँ पे मेनली इसमें एडवर्ड सिंड्रोम्स की बात की। इसके अलावा रेसेस, जेंडर्स वगैरह इन सब की बात की, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। पेरीनेटल फैक्टर्स, पोस्टनेटल फैक्टर, मदर के ऊपर प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी कंसेप्शन से लेकर 9 मंथ तक के पीरियड में कैसे मदर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, उसकी बेबी को कौन कौन से अफेक्ट करेंगे, आफ्टर बर्थ बेबी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, वो हमने इसमें पढ़ा। अदर फैक्टर्स में कौन कौन से आ गए, जैसे इकोनॉमिक हो गया, कल्चरल हो गया, इमोशनल। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं जो बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसको अफेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लियर हुआ होगा।
और नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम उसके असेसमेंट की बात करेंगे कि कैसे असेस करते हैं ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को। उसके अलावा माइलस्टोन्स हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है, वैसे भी बहुत बड़ा हो गया क्योंकि फैक्टर एक अपने आप में ही बहुत बड़ा है। बाकी अगर हम इनमें भी और डीपली पढ़ना चाहें तो काफ़ी कुछ आता है, लेकिन अपन नॉर्मली ही पढ़ेंगे कि हाँ इतना हो कि हमें समझ आ जाए कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। धन्यवाद।